हम शिक्षण की कुछ विधियाँ सीखेंगे। शिक्षण की कुछ विधियाँ, नंबर फर्स्ट पे है अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। प्राचीन शिक्षा काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्राय इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें याद कराते थे। अगली विधि है सेकंड विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। तो ये दूसरी विधि जो है, ये भी काफ़ी प्राचीन शिक्षा काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र याद कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और इसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। तीसरी विधि है प्रश्नोत्तर वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। तो ये प्राचीन शिक्षा काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक प्राचीन शिक्षा काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्या न देते थे और शिष्य शांतिपूर्वक सुनते थे। शिष्य अपनी शंका व्यक्त करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी सब होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। उनके बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सबको सुनते और अपने तत्संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। श्रवण मनन निध्यासन विधि चौथी विधि है, श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि। यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो भी कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे। पांचवी विधि है कथन प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, प्राचीन शिक्षा काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सबसे पहले सिखाए जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया या अभ्यास करते और धीरे धीरे उनमें दक्षता प्राप्त करते थे। तर्क विधि, तो इसमें भी नाम से ही पता चलता है तर्क विधि है ये। प्राचीन शिक्षा काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन। 7वीं विधि है कहानी विधि। प्राचीन शिक्षा काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। ये कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित है। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिला। प्रगतिशील अध्ययन के लिए विशेष संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय 3000 वर्ष पूर्व गांधार राज्य में स्थापित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ये 10,500 से भी अधिक छात्र यहाँ 10,500 से भी अधिक छात्र आते थे। छात्रों को वेद, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा, राजनीति शास्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध शास्त्र, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती थी।
तो सेकंड नंबर पर विश्वविद्यालय आता है नालंदा विश्वविद्यालय। मगध बिहार में स्थित है। राजा कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया था। राजा बुद्ध गुप्त, जटगाता गुप्त और बालादित्य ने इमारतों में परिवर्तन और विस्तार का कार्य किया। राजा बालदिव्य ने एक तीर्थ कक्षा एवं उनके पुत्र विज्र ने 5वां तथा राजा हर्ष ने 6ठे मठ का निर्माण किया और विश्वविद्यालय की इमारतों को ऊंची दीवारों से घिरवाया। अगला आता है वल्लभी विश्वविद्यालय फिर अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह मगध के उत्तर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहन संस्था कहा जाता था। फिर अगला है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना प्राचीन कलिंग साम्राज्य आधुनिक उड़ीसा में 3री शताब्दी में की गई और इसकी प्रगति 9वीं शताब्दी तक हुई। विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार 3 समीपवर्ती पहाड़ियों ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी के तक हुआ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय यह भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा नालंदा से 6 मील की दूरी पर मगधा में की गई। तिब्बती अभिलेखों के अनुसार यहाँ लगभग 12,000 छात्र थे। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंगा भी यहाँ के छात्र थे। अगला आता है सोमपुरा विश्वविद्यालय। राजा देवपाल ने सोमपुरा विहार बनवाया और इसकी इमारतें ऊंची दीवारों से घिरी हुई थीं। जगदला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक राजा रामपाल थे। अगला है कांचीपुरम विश्वविद्यालय। पल्लव काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह घटिक स्थानम सीखने की जगह नाम से विख्यात था। 1वीं से 5वीं शताब्दी के बीच इस शहर का विकास जैन और बौद्ध धर्मों के उन्नत शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। अगला आता है नागार्जुन कोंडा। ये बौद्ध शिक्षा के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर रखा गया। अगला आता है मुंशीगंज बिहार। इसकी खोज हाल ही में बंगाल में की गई है। इसके अनुसार इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ 8,000 छात्र रहते थे। चीन, तिब्बत, नेपाल और थाईलैंड जैसे क्षेत्रों से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अगला आता है नादिया। बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था। यहाँ 3 केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा। उज्जैन, यह गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा। फिर अगला आता है सालोटगी जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके छात्रों के लिए छात्रावास थे। इस महाविद्यालय का वित्तीय महापोषण वर्ष 1945 में हुआ। वर्ष 1945 में श्री नारायण, जो राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री थे, द्वारा घरों, भूमि और विवाह आदि पर कर के माध्यम से संपन्न किया गया। अगला आता है एन्नई राम। तमिलनाडु के एन्नई राम में 340 छात्रों को निःशुल्क निवास तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दक्षिण भारत में अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र श्रृंगेरी और कांची थे। मुगल काल के दौरान शिक्षा। मुगल काल में एक और उदारवाद और कैथोलिकता की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां और दूसरी ओर कठोर विशिष्टता देखी गई। उदाहरण के तौर पर मुगल शाही परिवार में गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्ताना, जहां आरा बेगम और दारा शिकोह जैसे महान विद्वान थे। बाबर ने भी स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण को प्रोत्साहित किया।